नमस्ते. इयत्ता 10वी-12वी परीक्षा विषयक मार्गदर्शन सदरात आपलं सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. आज आपण इयत्ता 10वी साठी उर्दू हा जो विषय आहे, या विषयाच्या अनुषंगाने परीक्षेच्या तयारीबाबत मार्गदर्शन घेणार आहोत. आज आपल्याला या उर्दू विषयाच्या अनुषंगाने परीक्षेबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी लाभलेले आहेत श्री वहीद इमाम सर. सर MA BEd असून नेट एक्झाम सुद्धा सरांनी पार केलेली आहे. सर अँग्लो उर्दू हायस्कूल जळगाव येथे जवळपास 32 वर्षापासून अध्यापनाचं काम करत आहेत आणि ते ex-BOS मेंबर सुद्धा राहिलेले आहेत. शिवाय सरांचे 2 पुस्तकही प्रकाशित झालेले आहेत. त्यात खास मुलांसाठी जे आहे ते मासूम इत्तेजाज आणि उर्दू लिटरेचर जे आहे ते लकलक जिंदगी म्हणून आहे. असं हे अगदी उर्दू विषयाच्या अनुषंगाने अगदी भरपूर असं मेहनत घेऊन विद्यार्थ्यांपर्यंत ह्या विषयाची गोडी पोहोचवणारे आणि त्या उर्दू विषयाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अगदी सखोल मार्गदर्शन करून या विषयामध्ये विद्यार्थी आउट ऑफ आउट मार्क कसे घेतील यावर ते सातत्याने प्रयत्न करत असतात. असं जेव्हा आज मार्गदर्शनासाठी लाभलेले सर जे आहेत त्यांना आपण लगेचच भेटूया. नमस्ते. इयत्ता 10वी-12वी परीक्षा विषयक मार्गदर्शन सदरात सर आपका हार्दिक स्वागत. सर आज के प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत. आज हम 10वीं कक्षा के उर्दू सब्जेक्ट जो है उसके बारे में बच्चों को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं उसके बारे में हम गाइडेंस देने वाले हैं. तो इस हिसाब से अभी जो कोविड की जो सिचुएशन है तो कोविड सिचुएशन के बारे में जो भी कुछ बच्चों के दिमाग में है कि बहुत सारी दिक्कतें कठिनाइयाँ भी है, हमारी एग्ज़ाम कैसी होगी, पैटर्न कैसा रहेगा, कौन से सिलेबस पे हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे बहुत से सारे क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में है, पेरेंट्स के भी दिमाग में है और टीचर्स भी बहुत सारे कंफ्यूज है क्योंकि डेली अलग अलग न्यूज़ आती रहती है. एग्ज़ाम ऐसी होने वाली है, वैसी होने वाली है, अलग अलग डिसीजंस आते हैं. उसकी वजह से बहुत सी सारी कठिनाई सबको मतलब झेलनी पड़ रही है. तो इसके हिसाब से अभी ये 10वीं का जो उर्दू सब्जेक्ट है तो उर्दू सब्जेक्ट में टोटल यूनिट्स कितने थे और उसमें से कितने यूनिट अभी कम हुए हैं उसके बारे में बताइए. और उसके अलावा वो भी जो भी कुछ क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा या क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे तो आप अभी बच्चों को गाइडेंस करेंगे. जी मैडम, आपका सवाल मुझे समझ में आ गया है. हम सभी जानते हैं कि आज के जो हालात है कोरोना की वजह से बहुत मुश्किल हो गए हैं. बराबर. जिंदगी के जितने शोबे हैं उन शोबों पर कोरोना ने अपना असर डाला है. तालीमी मैदान भी उससे छूटा नहीं है और आप बता रहे हैं कि जो कंफ्यूजन की कैफियत है उसका सभी लोग शिकार है. बराबर. बड़े लोग भी कंफ्यूज है तो बच्चों का सवाल ही पैदा नहीं होता. स्कूल बंद हो चुके हैं, बच्चों का तालीमी सिलसिला रुक चुका है और जो हमारा रूटीन था वो सारा मुतासिर हो गया है. अब इन हालात में स्कूल कब खुलेंगे, इम्तिहानात कैसे होंगे, इसके बारे में बहुत सारे शक व शुबहात हमारे दिल में हैं. इन हालात के मद्देनजर बोर्ड ने जो सिलेबस कम किया है उसके बारे में आपको बताता चलूं. तालीमी साल 2020-21 में हज़फ शुदा निसाब कुछ इस तरह है. यानी प्रोज हम जिसको कहते हैं उसमें मैडम 3 सबक कम किए जा चुके हैं. 5वां, 8वां और 10वां. 5वें सबक का नाम है मौलाना असरत मोहानी. 8वें सबक का नाम है जलते परों से उड़ान साजिद रशीद का और 10वां बादशाह अकलुद्दीन. ये प्रोज में कम किया गया है. अब पोएट्री के अंदर नज़्में जिसको उर्दू में कहते हैं उसमें 2 नज़्में कम की गई है. 5वें नंबर की जो नज़्म है तज़हीक रोजगार और 7वें नंबर की चलो के आज. तो ये 2 नज़्में कम की गई है. गजलें 4 कम की गई है. गजल नंबर 1, गजल नंबर 3, गजल नंबर 6, गजल नंबर 7. पहली गजल जो कम की गई है वो सिराज की है. तीसरी गजल मसरफी की है. छठी बानी की है. 7वीं मखमूर सईदी की है. अब रुबाइयात में जो कम की गई है रुबाई नंबर 1 किशन परशाद शाह, इनकी रुबाई कम की गई है. चौथी जमील मजहरी की रुबाई कम की गई है. और एक टॉपिक है कतार, तो कतार का पूरा सबक ही निकाल दिया गया है. और मैडम यहाँ पर जो बताना जरूरी है कि ये तमाम नज़म, नसर, गजल, रुबाई जो निकाली गई है उसके बाद में जो कवायद के असबाब दिए गए हैं वो
कवायद का कोई जुज या कोई हिस्सा कम नहीं किया गया है। और दीगर लिसानी सरगर्मियां इतला की तहरीर जो है उसको आपको मश्क करना है, अच्छे से मश्क करना है। ये 25% निसाब आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने आपकी सहूलत के लिए की है, इससे आपका बोझ कम किया है। बराबर, ये है मैडम। बराबर, क्योंकि बच्चों ने यही ध्यान में रखना है कि मिनिमम 25% जो है सिलेबस में कटौती हुई है, तो उसमें भी बहुत सा सारा बच्चों में ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी एग्जाम के लिए बहुत सारा कम सिलेबस बचा है और वो सिलेबस के ऊपर अपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम की जो भी कुछ तैयारियां चल रही है बोर्ड की ओर से, तो बच्चों ने भी ये ध्यान में रखना है कि सब बच्चों के लिए अच्छी तरह से हो रहा है, इसलिए बच्चों ने भी कोऑपरेट करना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे तरह से एग्जाम के लिए फेस भी होना चाहिए। तब जो बदलते हुए हालात है, हाँ, उन हालात में बच्चों की तकलीफ बोर्ड ने समझा बराबर, और उनका बोझ कम किया। बराबर, लेकिन बच्चों को मैं यहाँ ये कहूंगा कि हालात कितने भी हो, बराबर, हालात को हमको फेस करना है। बराबर, जैसा वो शेर है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो हमको वक्त के सांचे बदलने वाला है। बराबर, वक्त के सांचे बदलो, हिम्मत और हौसले से काम लो। हालात खराब है, हालात से हमको जेर नहीं होना है, बल्कि हालात को जेर करना है। बराबर, क्योंकि आई हुई जो भी कुछ कठिनाइयां है वो कठिनाइयां पार करने की हिम्मत सब में रखनी चाहिए। ऐसे अच्छे तरह से आपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस दिया है, क्योंकि ये वर्ड्स भी बच्चों को मोटिवेशन दिलाता है, क्योंकि जब भी वो एग्जाम की पढ़ाई करते वक्त बैठते हैं तो बहुत सारे पेरेंट्स भी बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो फिर अगर उसके दिमाग में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस अगर रहेंगे तो पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान नहीं लगता। लेकिन आपके हिसाब से अभी आपने जो बच्चों को गाइडेंस दिया है, तो मुझे लगता है जब ये बच्चे वीडियो देखेंगे तो उनके हौसले बिल्कुल बुलंद हो जाएंगे। जो आपने हमको हौसला दिया, जैसे आप दूसरे मराठी मीडियम के बच्चों के लिए कर रहे हैं, हाँ, हाँ। उर्दू मीडियम के बच्चों का भी आपने ख्याल रखा, आप काबिल मुबारकबाद है। इसके लिए हमारी क्या खिदमत, क्या सेवा हम आपकी कर सकते हैं, उसके लिए हाजिर है। आपका शुक्रिया, आपकी टीम का थैंक यू सर। अभी आपको ऐसे पूछना चाह रही हूँ कि जो भी कुछ क्वेश्चन पैटर्न जो है वो पैटर्न थोड़ा सा बच्चों को समझा दीजिएगा, कौन से क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स रहेंगे या कैसे टाइम उनके लिए अलॉट किया गया है, और उन टोटल नंबर मतलब 80 मार्क्स का होगा या 100 मार्क्स का पूरा होगा, वो भी थोड़ा बच्चों को अच्छी तरह से जानकारी दे दीजिए। यहाँ पर जो स्लाइड हमारे नजरों के सामने है उसमें मार्क्स की तकसीम और वक्त, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम। तो ये नंबर यहाँ पर मार्क्स की तकसीम और वक्त जो है, नंबर 1 जो नसर है जिसको हम प्रोज कहते हैं, उसके 18 मार्क्स मुकर्रर है। और मैंने अपने हिसाब से इसके लिए मेडल दिया है वक्त, टाइम 40 मिनट। नंबर 2 पर नज्म यानी पोएट्री हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसके लिए 16 मार्क्स है। और उसके लिए भी तकरीबन वक्त, इसमें कमोबेशी यानी कमी ज्यादती हो सकती है, 40 मिनट आपको देना होगा। नंबर 3 पर इजाफी मुताला, रैपिड रीडिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो 6 मार्क्स के लिए है, उसको 15 मिनट का वक्त दिया गया है। और चौथा जो है कवायद, ग्रामर, उसके लिए 16 नंबर रखे गए हैं और टाइम 30 मार्क्स में रखा हूँ। पांचवा जो है इतलाकी तहरीरी सरगर्मी, राइटिंग स्किल जो है, इसको 24 नंबर दिए गए हैं और इसके लिए तकरीबन वक्त 40 मिनट का रखा गया है। टोटल अगर हम वक्त का देखें तो 165 मिनट, तो 3 घंटे 180 मिनट होते हैं, 15 मिनट हमारे बचते हैं। तो इन 15 मिनट में आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं कि वो तरतीबवार लिखा गया है या नहीं, उसमें कोई चीज छोटी तो नहीं। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा और पेपर में जो कमी है तो वो कमी निकल सकती है। और ये 80 नंबरात इस तरह है। जी। तो अब ये फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क्स, अब किस तरह उसकी बनावट है सवालात की, उसके ऊपर एक नजर हम डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो ABC अंग्रेजी में मैं लिखता हूँ, लेकिन उर्दू में अलीफ बे जिम वो रहेगा। इसको टोटल 18 मार्क्स रहेंगे। ए के लिए 7 मार्क्स, बी के लिए 7 मार्क्स और सी के लिए 4 मार्क्स। इस तरह ये 18 मार्क्स आपके हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 2 हम देखें तो वो भी अलीफ बे जिम है, ABC में लिखा हूँ, वो 16 मार्क्स के लिए है। तो ए के लिए 6 मार्क्स है, बी के लिए 6 मार्क्स और सी के लिए 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो इसमें 6 मार्क्स है, इसमें ए बी सी कुछ नहीं है, इसमें 3 सरगर्मियां दी जाएगी जो रैपिड रीडिंग पर होगी। उसमें से आपको 2 सरगर्मी करनी है जो कि 3-3 मार्क्स की होंगी, तो 2 सरगर्मियां 3-3 मार्क्स की, इस तरह 6 मार्क्स इसको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो ग्रामर का है, कवायद का है, उसके 2 हिस्से होंगे, अलिफ बे, मैंने यहाँ ए भी लिखा, तो अलिफ के लिए 10 मार्क्स है मैडम और बी के लिए 6 मार्क्स है। इस तरह से ये 16 मार्क्स यहाँ पर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो राइटिंग स्किल, इतलाकी सरगर्मी उर्दू में उसको कहते हैं, वो भी अलिफ बे जिम पर है। तो अलिफ के लिए इसमें 6 मार्क्स है, बी के लिए 10 मार्क्स है और सी के लिए 8 मार्क्स है जो मजमून नवीसी का सवाल है। इस तरह ये सवाल की बनावट और उसकी हैयत आपके सामने पूरी मैं रख चुका हूँ। अब हम क्वेश्चन, अब इसका तफसील से जायजा हम लेते हैं मैडम। तो सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्मेट शुरू करने से पहले सरगर्मी के लिए जो हिदायतें हैं, तो वो हिदायतें अगर हम देख ले तो लिखने में हमको आसानी हो जाएगी। पहली जो हिदायत है कि सरगर्मी नामे में दी हुई हिदायत के मुताबिक खाके सिर्फ पेन से बनाना चाहिए। नंबर 2, तहरीरी हिस्से की सरगर्मियों में खाके बनाने की जरूरत नहीं और ना ही सवाल लिखना जरूरी है। इश्तिहार के लिए तस्वीर और तज़यीन कारी के नंबरात नहीं हैं, इसलिए वक्त जाय ना करें। तीसरी हिदायत है आप लोगों के लिए कि सरगर्मी नामे की मारूजी सरगर्मियां और कवायद पर मबनी सरगर्मियों की जांच मुमतहिन की हिदायत के ऐन मुताबिक करना है, इसलिए हिदायत बगौर पढ़े। नंबर 4, सरगर्मी नामे का तहरीरी हिस्सा जांचते वक्त मुमतहिन आपकी तहरीरी महारत, मौसल अंदाज़े बयान, पुरकशिश ख्यालात, मुनासिब अल्फाज, जुमलों का तसलसल, बरमहल मौजू अशार, मुहावरे, कहावतें और बोली का सही इस्तेमाल, इमला वगैरह पर खुसूसी तवज्जो देते हुए नंबरात देते हैं। और 5वीं हिदायत आपके लिए ये है कि खुशखती और सफाई का आपको खास तौर से ख्याल रखना है। तो ये लिखने से पहले की जो हिदायतें हैं वो मैं आपके सामने कर चुका हूँ। अब हम पर्ची की तरफ चलते हैं। ये आ गया आपका हिस्सा है नस्ल। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो बोर्ड के सरगर्मी नामे का हालिया खाका आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। सवाल नंबर 1 अलीफ, जो हिस्सा है नस्र पर मबनी है और जिसके लिए 18 मिनट है और वक्त हमने इसके लिए 40 मिनट तय किया है। तो ये सरगर्मी मतन की तफहीम पर मबनी है। दरसी किताब के किसी नजरी सबक में से 130 या 150 अल्फाज पर मुश्तमिल इक्तबास दिया जाएगा। इक्तबास पर मबनी 3 सरगर्मियां दी जाएंगी। इनमें से 2-2 नंबर की 2 सरगर्मियां और 3 नंबर की 1 सरगर्मी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर की सरगर्मी में 1-1 नंबर की 2 सरगर्मियां, नंबर की 2 छोटी सरगर्मियां भी दी जाती है। तो सवाल नंबर 1 का अलिफ, उसके बारे में बता रहा हूँ। पहली और दूसरी सरगर्मी, उसके बारे में मजीद में बता रहा हूँ कि पहली और दूसरी सरगर्मी तफहीम के लिए है और दोनों सरगर्मियों के लिए 2-2 मार्क्स है। इस तरह ये 4 मार्क्स हो रहे हैं। ये मवाद की तफहीम और इतलाक पर होगी। ये मारूजी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। इसकी कोई यानी मुकर्ररा नोयत नहीं है। इसमें शबकी, शजरी, रवा खाका दिया जा सकता है। चौकोन, जदोल, फहरिस्त के बाहमी ताल्लुक के लिए लिखने के लिए कहा जा सकता है। जोड़ियां दी जा सकती है। बयानात को मुकम्मल करने के लिए कहा जा सकता है। अब यहाँ पर बच्चों के लिए खास बात यह है कि इसका जवाब 1 या 2 लफ्जों में हमको लिखना है। कभी कभार ज्यादा अल्फाज या जुमला भी लिखना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि जवाब आप इक्तिबास में से नकल कर लें, जैसा इक्तिबास में लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है, उसको जूं के तू अपने लफ्जों में लिख दे। ये जरूरी नहीं है। आपको उसकी
ये तफहीम के लिए, समझने के लिए हम्म, जो मैटर दिया गया है, बैनुल सुतूर, बिटवीन द लाइन जो बात कही गई है, वो आपके जहन में पहुंची या नहीं, और वो बात आप समझने में कहाँ तक कामयाब हुए हैं, वो बात आपको लफ्ज या जुमले के अंदर बयान करना है। तो पहली सरगर्मी, दूसरी सरगर्मी अलीफ की हो गई। अब तीसरी सरगर्मी जो 3 मास के लिए है, 2 2 4 और 3 7 मास आपके यहाँ पर हो रहे हैं अलिफ के। तो जो जाती राय पर मबनी सरगर्मी है, इस सरगर्मी में अपने लफ्जों में अपनी राय बयान करने पर जोर दिया जाता है। ये एक आजादाना तहरीर है। इस सरगर्मी में अपनी राय के इजहार के लिए जो मैं नुकात बता रहा हूँ, जो पॉइंट बता रहा हूँ, वो आपको काम आ सकते हैं। यानी जाती राय अगर आप देंगे तो वो इक्तिबास में जिस ख्याल का इजहार किया गया है, उसका वजाहत आपसे पूछी जा सकती है। कि वजाहत को अपने अल्फाज, यहाँ नकल नहीं कर सकते आप इक्तिबास को, उसको समझकर अपने अल्फाज में उसकी वजाहत, पैराग्राफ की वजाहत आपको करनी है। या इक्तिबास में जो ख्याल पेश किया गया है वो आज के जमाने से हम आहंग मुताबिकत रखता है या नहीं, इसकी वजाहत करने के लिए कहा जा सकता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इक्तिबास के ख्याल के पेश नजर आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मसला इक्तिबास में बयान किया गया है, आप उसको कैसे फेस करेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे, या इक्तिबास में बयान करदा ख्याल के बारे में आपको अपनी राय देने की है, अपना ख्याल पेश करने का है, या इक्तिबास से मुताबिकत रखने वाला अपनी जिंदगी का कोई वाकया आपको बयान करने के लिए कहा जा सकता है, या इक्तिबास के लिहाज से अपने पसंदीदा त्योहार या महीना या मौसम या कोई जश्न या कोई जानवर, नबातात, फूल, फल या कोई चीज वगैरह के बारे में तहरीर करने के लिए कहा जा सकता है। इक्तिबास से मुताबिकत रखने वाले ऐसे वाक़े को बयान करने के लिए कहा जा सकता है जिसको आपको खुद तजुर्बा हुआ हो। ये 3 नंबर की सरगर्मी है। इसलिए जवाब आपका 6 से 8 जुमलों पर मबनी होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और मैडम ख्याल में रखने की है कि निगेटिव राय नहीं देना है आपको। इक्तिबास के ताल्लुक से कोई मनफी निगेटिव राय नहीं देनी है। जाती ख्यालात, मुशाहिदात, तजर्बात को तहरीर करना है। और ये तहरीर करते वक्त आपको इमले का, जुमले का, ग्रामेटिकल जुमला सही है या नहीं, शुद्ध लेखन जिसको मराठी में कहते हैं, उसका खास आपको ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप शुद्ध लेखन की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो इससे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। और दूसरा जो मैंने बताया इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 1 का अलीफ यहाँ कंप्लीट होता है। अब सवाल नंबर 1 का जो बी है, सारी बातें भी इसी तरीके से उसमें करनी। इस सवाल की वजाहत के लिए सवाल 1 के अलीफ में दी गई तमाम हिदायतें यकसा है। अब हम जिम की तरफ आते हैं। सी, सवाल नंबर 1 का जिम, इसमें गैर तदरीसी यानी आउट ऑफ सिलेबस आपको इक्तिबास दिया जा सकता है। सिलेबस कितना हो सकता है? 130 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल वो सिलेबस हो सकता है। इसमें 2 सरगर्मियां दी जाएगी। 130 से 150 अल्फाज पर वो मुश्तमिल होंगी और दोनों के लिए 2-2 नंबर मुकर्रर है। अब सरगर्मी नंबर 1 के बारे में सवाल नंबर 1 का अलीफ जो है उसमें जो तमाम हिदायतें दी गई है वो तमाम हिदायतें यहाँ पर भी लागू होंगी। सरगर्मी नंबर 2 जो जाती राय पर है, तो सरगर्मी नंबर 3 में जो सवाल नंबर 1 का जो अलीफ था उसमें जाती राय के ताल्लुक से मैं जो बातें बता चुका हूँ वही तमाम बातों को यहाँ पर मद्देनजर रखना है। इस तरह आपका सवाल नंबर 1 जो नस्र पर मबनी है वो मुकम्मल हो जाता है। तो सवाल नंबर 2 को अगर हम देखें तो ये हिस्सा नज्म पर मबनी है। इसके लिए 16 नंबरात मुकर्रर है और वक्त हम इसको 40 मिनट दे सकते हैं। दरसी किताब की कोई एक नज्म या इसका इक्तिबास दिया जाएगा। इक्तिबास पर मबनी 3 सरगर्मियां दी जाएगी जो 2-2 नंबर की होगी।
अब सरगर्मी नंबर 1 अगर हम देखें तो वो तफहीम के लिए है, 2 मास के लिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसका मकसद मतन को समझना है, कितना आपको समझा उसकी जांच करनी है। इसमें भी शबकी, शजरी, रवा, खाका दिया जा सकता है, या दीगर टाइप की सरगर्मी यहाँ पर दी जा सकती है, जैसे जोड़ियां लगाना, चौकोन पूर्ण करना वगैरह। तो सवाल नंबर 2 के अलीफ में पहली सरगर्मी, अब दूसरी सरगर्मी वो भी 2 मास की है, तफहीम के लिए है। इसमें मतन की तफहीम की जांच के लिए मौजूदी सरगर्मी है। नज्म के अशार को समझकर उनका मफहूम अपने अल्फाज में आपको तहरीर करना है। मंजर निगारी को अपने अल्फाज में बयान करना है। इमला और जुमले की सेहत का ख्याल यहाँ पर रखना है। और यहाँ पर जो खास बात बताने वाली है वो ये है कि जवाब कम से कम 4-5 जुमलों में लिखना जरूरी है। अब सरगर्मी नंबर 3 जो इस्तेहसान कलाम के लिए है, नंबर पर है। ये इस्तेहसान कलाम पर मबनी सरगर्मी है। तसव्वुराती हुस्न, जज्बाती हुस्न और मानवी हुस्न में से किसी एक मौजू पर मबनी सरगर्मी दी जाए। यहाँ शेर की तशरीह इस तरह करना है कि उसका मानवी हुस्न वाज़ेह हो जाए। जहन नशीन रहे कि शेर के मिसरों को महज नसर में लिख देना तशरीह नहीं है, बल्कि शायर ने जिन बातों को इशारों किनायों में बयान किया है उनको वाज़ेह करके पेश करना तशरीह है। तो इस तरह सवाल नंबर 2 का अलीफ आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। सवाल नंबर 2 का बे देखिए, तो इस सरगर्मी के तहत दरसी किताब की एक मुकम्मल गजल दी जाएगी। गजल की तफहीम की जांच के लिए 3 सरगर्मियां दी जाएगी। अब सरगर्मी नंबर 1 जो तफहीम की है 2 मास के लिए, तो इसमें गजल की तफहीम की जांच की जाएगी जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। इसमें खाके पर मबनी सरगर्मी भी दी जा सकती है। सरगर्मी 2 तफहीम 2 मार्क्स, ये गजल की तफहीम पर है। यहाँ शेरी मतन को समझकर अपने अल्फाज में जवाब लिखना है। इसका जवाब कम से कम 4 जुमलों में लिखे, इमला और जुमले की सेहत का ख्याल रखे। अब यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि सवाल नंबर 2 अलीफ का जो मैं बताया हूँ, सरगर्मी 3 की हिदायत जो दी गई है यहाँ भी वही हिदायत है। फिर सवाल नंबर 2 के जिम को हम देखते हैं। यहाँ ये सरगर्मी इस्तेहसान कलाम पर मबनी है। यहाँ दरसी की किताब एक रुबाई या एक किता दिया जाएगा। शेरी इक्तिबास पर मबनी 2 सरगर्मियां दी जाएगी। पहली सरगर्मी 2 नंबर की तफहीम के लिए, ये मौरूज़ी सरगर्मी है जो आमतौर पर खाके पर मबनी होगी। इसमें शायर का नाम या तखल्लुस, सिन्फ का नाम, मखसूस लफ्जी तरकीब, काफिये वगैरह के लिए कहा जा सकता है। यहाँ सिन का नाम, लफ्जी तरकीब और 2 काफिये लिखने होते हैं। अब दूसरी सरगर्मी जो इस्तेहसान कलाम पर है, ये शेरी इक्तिबास के इस्तेहसान पर मबनी सरगर्मी है जो मौजूदी हो सकती है। यहाँ शायर का पैगाम, इक्तिबास का मरकजी ख्याल, इज़हार ख्याल पर मबनी सरगर्मी दी जा सकती है। आपकी राय कम से कम 4 जुमलों पर मुश्तमिल हो, तो इमला और जुमले की सेहत पर तवज्जो दें। इस तरह आपका सवाल नंबर 2 यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब सवाल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। हाँ, इजाफी मुताले के लिए 6 नंबर मुकर्रर है। इसके लिए वक्त हम 15 मिनट लेकर चलते हैं। तो दरसी किताब में इजाफी मुताले के लिए एक ड्रामा दिया गया है जिसका नाम किस्सा सोते जागते का है। ड्रामे के मवाद पर मबनी किसी वाकया, मंजर वगैरह से मुताल्लिक अपनी राय या रद्दोमल बयान करने के लिए कहा जा सकता है। अदबी सिन्फ ड्रामे की खुसूसियात या इसके किरदार पर मबनी सरगर्मी दी जा सकती है। 3 सरगर्मियां दी जाएंगी। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं कि 3 सरगर्मियां दी जाएंगी, इनमें से 2 हल करना है और हर सरगर्मी के लिए 3 मार्क्स है। अब जवाब कम से कम 4 जुमलों पर आपका मुश्तमिल होना चाहिए और वो 15 मिनट में आपको तकरीबन करना है। तो ये सवाल नंबर 3 खत्म हो जाता है। अब आगा हिस्सा कवायद का, तो कवायद जो है ये 16 मार्क्स पर मबनी होंगे और इसके लिए हम वक्त तय करके चलते हैं 30 मिनट। सवाल नंबर 4 का अलिफ अगर हम देखें कवायद का, तो मैं बता चुका हूं कि ये 10 मार्क्स का होगा। दरसी किताब में अमली कवायद के उन्वान के तहत कवायद के अज्जा पर मबनी 2-2 नंबर की 5 सरगर्मियां यहाँ पर पूछी जा सकती है। 2-2 मार्क्स के लिए 5 चीजें। अब वो 2-2 मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? जुमले की शनाख्त,
मुफर्रद, मुरक्कब, मखलूत जुमला पहचानने के लिए कहा जा सकता है। मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल या जुमले में मुहावरे तलाश करना, मफहूम के लिहाज से मुहावरा तलाश करना वगैरह 2 मार्क्स के लिए ये दिया जा सकता है। कहावत का मतलब बयान करना पड़ सकता है। नामुकम्मिल कहावत को मुकम्मिल करने के लिए कहा जा सकता है। मफहूम के लिहाज से मुनासिब कहावत तलाश करना वगैरह इसमें शामिल हो सकता है। अब सिनत की तारीफ, मिसाल बयान करना हो सकता है या दिए हुए अशार में सिनत पहचानना हो सकता है। असनाफ सुखन के ताल्लुक से सवाल किया जा सकता है। दिए हुए जुमले से नस्ल नज़्म की सिंफ को पहचानना। इस तरह सवाल नंबर 4 के अलिफ में आपसे 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जो 5 सवाल होंगे। अब सवाल नंबर 4 का बे अगर हम देखें तो ये 6 मार्क्स के लिए, 10 और 6 16 मार्क्स हो रहे कवायद के लिए। इस हिस्से में दर्ज झेल 5 किस्म की सरगर्मियां दी जा सकती है। दिए हुए जुमले में हरफे जार, हरफे इजाफत, जेर इजाफत, वाव अतफ पहचानना। दिए हुए जुमलों में मुजाफ और मुजाफ इलैह तलाश करना। फकरे के लिए लफ्ज और लफ्ज के लिए फकरा लिखना। ज़ाखिरा अल्फाज पर मबनी 2 सरगर्मियां, मुतजाद अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज, हमसौत अल्फाज, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज की लग़वी तरतीब दुरुस्त करना। इमला, गुरों में गैर मुतालिक लफ्ज पहचानना वगैरह साबे के लाहे दिए जा सकते हैं। इस तरह सवाल नंबर 4 का अलिफ और बे जो 16 मार्क्स पर मुश्तमिल है, पहले के लिए 5 सवाल के लिए 10 मार्क्स है और बे में 6 मार्क्स दिए गए हैं जो 5 सवाल पर मबनी हो सकते हैं। तो इस तरह आपका कवायद का हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। अब अगले हिस्सा नंबर 5, सवाल नंबर 5 भी है, उसकी तरफ आते हैं। इत्लाकी तहरीरी सरगर्मियों के लिए 24 मार्क्स रखे गए हैं और हमने उसके लिए वक्त तय किया है 40 मिनट। इस सरगर्मी के तहत 2 सवाल दिए जाएंगे। एक सवाल खत नवीसी का होगा, दूसरा खुलासा नवीसी का। इनमें से सिर्फ एक सवाल हल करना है 6 मार्क्स के लिए। अगर आप खत नवीसी करते हैं तो इसके लिए आपको जहन में रखने वाली बातें ये, खत नवीसी के लिए इश्तिहार, दावतनामा, अपील, नोटिस बोर्ड का मतन वगैरह में से कोई एक मौजू दिया जा सकता है। आपको रस्मी खत और गैर रस्मी खत में से कोई एक खत लिखना है। खत लिखते वक्त खत की हैत का पूरा ख्याल रखें, जैसे नाम व पता, तारीख, अलकाब व आदाब, नफ्स मजमून, इख्तिताम वगैरह। खत लिखते वक्त दिए हुए नुकात का मुनासिब इस्तेमाल करना जरूरी है। जुमलों में रब्त व तसलसल का ख्याल रखना होगा। या अगर आप खुलासा नवीसी करते हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। सवाल नंबर 5 अलीफ में खुलासा नवीसी की सरगर्मी के लिए 80 तक 100 अल्फाज पर मुश्तमिल गैर दरसी नसरी इक्तबास दिया जाएगा। इस इक्तबास का अपने लफ्जों में एक तिहाई अल्फाज में खुलासा लिखना है। ख्याल रहे कि लफ्जों की तादाद के थोड़ा कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुलासा लिखते वक्त इन नुकात का ख्याल रखना अशद जरूरी है, जैसे इक्तबास के अल्फाज, तराकीब और जुमलों को जूं का तू नकल ना करें, मरकजी ख्याल मुतासर ना हो, ख्यालात को बयान करते वक्त रब्त व तसलसल को बरकरार रखना है, खुलासा अधूरा महसूस ना हो, यानी खुलासे में इक्तबास के सारे अहम नुकात आ जाने चाहिए। इमला और सेहत ज़बान का खास तौर से आपको ख्याल रखना है। इस तरह सवाल नंबर 5 का अलीफ या तो आप खत लिखें या खुलासा करें। तो उनको खत लिखते वक्त किन बातों को मद्देनजर रखना है ये बता चुका हूँ, और अगर आप खुलासा नवीसी करते हैं तो किन बातों पे गौर करना है ये भी मैं बता चुका हूँ। इस तरह सवाल नंबर 5 का अलीफ यहाँ खत्म हो जाता है। बे अगर हम देखें सवाल नंबर 5 का बे, तो सवाल नंबर 5 बे में इश्तिहार नवीसी, खबर नवीसी, कहानी नवीसी के लिए एक सरगर्मी दी जाएगी। इनमें से सिर्फ आपको 2 सरगर्मियां करनी है 5-5 नंबर की। अगर आप इश्तिहार नवीसी करते हैं तो 50 से 60 अल्फाज में आपको करना है। इश्तिहार अगर आप इश्तिहार कर रहे हैं तो इश्तिहार का सवाल अमली काम की शक्ल में दिया जाएगा। इसके लिए वाक़या, तस्वीर, खबर में से किसी भी शक्ल में मौजू दिया जाएगा। इश्तिहार लिखते वक्त सरगर्मी में दिए गए तमाम नुकात पे आपको गौर करना है। तस्वीर बनाना या सजावट करना लाजमी नहीं है, इसलिए इस पर वक्त ज़ाय ना करें। नुकात की मुनासिबत से इश्तिहार की सुर्खी आम फहम और पुरकशिश हो। फिक्रे जुमले पुरकशिश और मुतवज्जा करने वाले हों।
नुकात की तरतीब और तफसील पर खास ध्यान रखना जरूरी है। इस तरह से अलिफ और बे हो गया। अब सवाल नंबर 5 का बे में कहानी नवीसी अगर आप कर रहे हैं तो सरगर्मी नामिक सवाल 5 बे में कहानी लिखने के लिए कहा जा सकता है। किसी एक तरीके से कहानी लिखने के लिए कहा जाएगा। नुकात की मदद से कहानी लिखना, दिए हुए अल्फाज की मदद से कहानी लिखना, कहानी का निस्फ अव्वल देकर निस्फ आखिर लिखना या इख्तितामी हिस्सा देकर इब्तिदाई हिस्सा लिखने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा दीगर तख्लीकी तरीके से कहानी लिखने की सरगर्मी की जा सकती है। या अगर आप खबर नवीसी करते हैं तो सरगर्मी नामे में किसी वाक़े, मौके या किसी तकरीब की मालूमात देकर इसकी मदद से खबर नवीसी के लिए कहा जा सकता है। स्कूल आसपास मनाए गए प्रोग्राम मसलन यौम उर्दू, स्कूल की तकरीब, शजरकारी, पिकनिक, आफात का बंदोबस्त वगैरह की मालूमात देकर खबर नवीसी के लिए नुकात दिए जा सकते हैं। खबर नवीसी के लिए नुकात अल्फाज या तस्वीर की मदद से भी दिए जा सकते हैं। ये 50 का 60 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। इस तरह सवाल नंबर 5 का जीम हम देखें। सवाल नंबर 5 के जीम में एक मौज़ूआती, वाक़याती, हालात हाज़िरा, 2 आपबीती, सवाने, नंबर 3 फिक्र अंगेज मजमून में से कोई एक सरगर्मी हो सकती है। सवाल नंबर 5 का जिम जो है मजमून नवीसी का है और इसके लिए 8 नंबरात मुकर्रर है। अगर आप मजमून नवीसी करते हैं तो आप किन बातों का ख्याल रखेंगे तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इसकी मजमून की तमीज़ मुख्तसर और दिलचस्प हो, नफ्स मजमून को मुख्तलिफ पैराग्राफ में तकसीम किया गया हो, जुमलों में तसलसल और पैराग्राफ एक दूसरे से मरबूत होना चाहिए, मौजू के लिहाज से ज़बान इस्तेमाल करना तहरीर को दिलकश बनाता है। सही ज़बान अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तहरीर दिलकश होगी। मौजू और बरमहल अशार, अक़वाल ज़र्री, मुहावरात, कहावतें शामिल करने से इबारत का हुस्न बढ़ जाता है। इम्ला दुरुस्त और जुमले चुस्त होनी चाहिए। इख्तिताम मुनासिब अल्फाज से करें ताकि मुम्तहिन पर आपकी तहरीर असरअंदाज हो सके। अब यहाँ सरगर्मी नामे में सवाल 5 में किसी भी मौजू को बयान करने के लिए कहा जा सकता है। कोई ऐसा मौजू दिया जाएगा जो तलबा के तजुर्बात की दुनिया से मुताल्लिक हो और उसे बयान करने के लिए कहा जा सकता है। देखे हुए, सुने हुए, तजर्बे में आए हुए वाकया, मौका, तकरीब का बयान लिखना पड़ सकता है मौजूआती मजमून के लिए। अगर आप बीते लिख रहे हैं तो इस सरगर्मी के लिए कोई उन्वान दिया जाएगा या कोई तस्वीर दी जाएगी। तो तस्वीर की कोई शय आपसे बात कर रही हो, ऐसा तस्वुर करते हुए आपको आपबीती लिखने के लिए कहा जा सकता है। कोई मौका, तकरीब या मंजर देकर इसका कोई जुज़ यानी इसका कोई पार्ट आपसे बात कर रहा है, ऐसा तस्वुर करते हुए उसकी आपबीती के लिए कहा जा सकता है। आपबीती का मौजू तलबा के तजुर्बात की दुनिया से मुताल्लिक हो सकता है। या अगर आप कोई फिक्र अंगेज मजमून लिख रहे हैं तो इसके लिए कोई उन्वान या मिसरा दिया जा सकता है। कभी तस्वीरें भी दी जा सकती है। ये तस्वीरें एक तरह से लिखने के लिए नुकात की हैसियत रखती है। तलबा मौजू से मुताल्लिक अपने ख्यालात अपने अल्फाज में बयान करें। मजमून 100 का 120 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। इस तरह आपका यह 80 नंबर का पर्चा यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अभी अपने सर जो 80 मार्क्स के लिए बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके हिसाब से अपने बहुत सारी डिटेल जानकारी बच्चों को दी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पैटर्न वाइज क्वेश्चन आपको कैसे उसका आंसर जो है आंसर कैसे लिखने हैं, पेपर में क्या आवश्यकता है, ये भी बच्चों को आपने बहुत सारी अच्छी तरह से जानकारी दी है। लेकिन अभी 20 मार्क्स के लिए जो ओरल एग्जाम या असाइनमेंट्स वगैरह होंगे बच्चों के लिए, तो उनके स्कूल या कॉलेज में जब भी वो सब कंडक्ट किया जाएगा तो उसका पैटर्न अभी आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। तो देखिए मैडम, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 80 मार्क्स के लिए हमको तहरीरी इम्तिहान देना है और 20 मार्क्स के लिए ओरल एग्जाम होगा। उसमें ओरल की तकसीम कुछ इस तरह है कि समय महारत सुनने की, यानी जिसको हम उर्दू में समय महारत कहते हैं, लिसनिंग, वो 5 मार्क्स के लिए है। और स्पीकिंग स्किल के लिए बोलना, उसके लिए 5 मार्क्स है और 10 मार्क्स असाइनमेंट के लिए रखे गए।
तो असाइनमेंट जो आप देंगे तो हर ग्रुप की अलग अलग 5-5 मार्क्स की 2 सरगर्मियां दी जाए और 10 मार्क्स बच्चों को दिए जाए और 5 मार्क्स उसकी सुनने की महारत। इसमें आपको कोई इक्तबास सुनकर कोई एक जुमली सरगर्मी करनी है, 5 सवाल के जवाब लिखने हैं या 10 अल्फाज या 5 जुमले, ऐसा आपको सुनकर वो लिखना है। बोलने के लिए जाती राय, रद्दोमल या आपके ख्यालात या मुसन्निफ का नाम या शायर, सिंध, किसी भी सूरत में आपको ये करना है। इस तरह से आपकी ये 10 मार्क्स और 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट के, इस तरह आपका ये 100 मार्क्स का पर्चा यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। बराबर। 20 मार्क्स के लिए जो ओरल एग्जाम या असाइनमेंट वगैरह जो बच्चों को दी जाएगी उसके बारे में भी आपने बहुत सारी अच्छी तरह से जानकारी दी है। अभी मुझे ऐसे पूछना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन उनको अच्छा नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन 1 लिख देते हैं, बाद में फिर क्वेश्चन 2 भी स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन सब क्वेश्चन जो है मिक्स कर देते हैं। और कई कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि नंबर भी नहीं डालते। मग फिर एग्जामिनर को ऐसे पता लगाना पड़ता है कि कौन से क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने लिखा है। तो ऐसे बच्चों के लिए, हाँ, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या थोड़ा सा एक संदेशा देंगे या थोड़ा सा स्किल ऐसे बताओ या प्लानिंग कैसे बताओ कि थोड़ा सा बच्चों ने क्या अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करना चाहिए? देखिए मैडम, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है और बैसिक एग्जामिनर जब हम पेपर चेक करते हैं, क्योंकि मैं भी एग्जामिनर होता हूँ, तो बच्चे ये गड़बड़ बहुत ज्यादा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपके जहन में होना बहुत जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपके जहन में है। वो कहाँ अलिफ में क्या, बे में क्या, जिम में क्या, ये सारी तफसीलात मैंने मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन ढंग से समझा। अगर ये फॉर्मेट आपके जहन में है तो लिखते वक्त तरतीब बिगड़ने का सवाल ही नहीं होता मैडम। बराबर। अगर आप तरतीब से नहीं लिखते हैं तो अपना नुकसान कर लेते हैं। मुमतहिन का मूड है, पेपर चेक करते करते अगर उसको तकलीफ हुई तो वो आपका नुकसान कर देगा। वो इंसान है, अगर उसको तरतीब से नजर नहीं आएगा, जो उसको हिदायत बोर्ड की तरफ से दी गई है, अगर वो हिदायत के मुताबिक आप पेपर नहीं लिखेंगे तो इसमें सरासर आपका नुकसान। और आपको अगर लैंग्वेज में पूरे मार्क्स अगर लेना है तो तरतीब का ख्याल रखना ऐसा जरूरी है। अब अगर लिखते लिखते आपकी तरतीब बिगड़ रही है तो बीच बीच में आप वक्फे से पेपर चेक कीजिए। सवाल नंबर 1 का अलीफ बे जिम तरतीब से आया कि नहीं, सवाल नंबर 2 का अलीफ बे जिम तरतीब से आया कि नहीं, इजाफी मुताले की जो 2 सरगर्मियां 3-3 मार्क्स की वो सही हुई कि नहीं, ये देख लीजिए। कवायद में आपको अलीफ बे है, उसके 5 सवालात है, कवायद के 5 सवालात वो है 10 मार्क्स के लिए और फिर 5 सवालात है वो 6 मार्क्स के लिए है, वो आप देख लीजिए। इतला की सरगर्मियां अलीफ बे जिम है, उसके बारे में तफसील से आपको डिस्कस कराया जा चुका है। इतने कर दे। अगर आपको ये लगता है कि कोई गलत हो गया जुमला तो सिर्फ वहां पर एक कट मारना है। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे उसको खोड़ते हैं, लंबे लंबे निशाना बताते हैं, फिर उसको उधर से उठा के उधर ले जाते हैं, फिर वहां भी गलती है तो फिर व्हाइटनर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर गलती होती है सिर्फ एक लाइन कीजिए वहां, और अगर आप तरतीब का ख्याल नहीं रखेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। आपको 98-97 बल्कि 100 मार्क्स भी लेने वाले बच्चे हैं हमारे पास में। उर्दू जबान में अगर आपने ओरल सही दिया, 80 मार्क्स का इम्तिहान आपने सही दिया, तो कोई ये बात नहीं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है कि आपको 100 मार्क्स ना मिले। पहले मिलना मुश्किल थे, लेकिन ये एक्टिविटी शीट जब से इंट्रोड्यूस हुई है, ये बहुत बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। इसके अंदर आप एक 2 3 मार्क्स जोड़ के आप बराबर आपके 80 मार्क्स तक पहुंच सकते हैं और उसमें कोई शक व शुबा भी नहीं हो सकता। आप पेपर किसी के भी सामने रख सकते हैं, इसको चेक कर लिया जाए। बराबर। ये मैथमेटिक्स के जैसा लैंग्वेज का हो चुका है नया सिस्टम जो है मैडम। बराबर। ये मैथमेटिक्स के जैसा हो चुका है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, टीचर्स की हिदायतों पे गौर नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है और आप पे दबाव आना है, इम्तिहान की तकलीफ आपकी बढ़नी है। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इससे फायदा उठाने वाले सही तरीके से फायदा उठा सकते हैं। बराबर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा पेपर प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही ऐसे अच्छी तरह से नहीं रहता है। तो लेकिन उन बच्चों ने भी ध्यान में रखना है कि अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें भी थोड़ा सा केयर करनी जरूरी है कि पेपर प्रेजेंटेशन जो है क्वेश्चन का सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस भी बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए। मतलब साफ सुथरा भी पेपर होना चाहिए,
कहीं पे भी ऐसी गलतियां न करें, या गलती भी हो गई तो भी एक सीधी एक काट मार देना तो भी वो आगे चल सकते हैं। तो इसी तरह से आपने बहुत सारी अच्छी तरह से जानकारी जो है बच्चों को दी है। मुझे अभी ऐसे आपको पूछना है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, मन लगा के भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है तो आइन पेपर के वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो उन ऐसे बच्चों के लिए क्या आप थोड़ा सलाह देंगे? हवास पे काबू रखना है मैडम। बराबर। इम्तिहान को इम्तिहान नहीं समझना है। हाँ। लैंग्वेज जो भी है वो तो हमारी उर्दू जबान में, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि ये उर्दू तो कोई सिखाने की बात है, ये तो इंजॉयमेंट है। बराबर। अगर आप उसको लैंग्वेज को, और इंजॉयमेंट कब करेंगे आप? जब आपकी स्टडी सही ढंग से सही समत में होगी। अब नज़्में जो है, शायरी जो है, बहुत सारे मराठी के लोग शेर बोलते, क्यों बोलते हैं? वो क्या स्टडी करते क्या? शौक, दिलचस्पी, उसका इंटरेस्ट उनको उधर लेकर जाता है और वो शेरों का इस्तेमाल करता है। आप इम्तिहान को इम्तिहान नहीं समझेंगे और उसके लिए लड़ेंगे नहीं, कोशिश नहीं कर, जैसे भी कोरोना के हालात है, हम बैठे बैठे बस हालात की तकलीफ का रोना रोएंगे तो वो होगा नहीं। तो यहाँ जो खतरा है उसके लिए एक शेर मुझे याद आ रहा है, अगर आप इजाजत दे तो मैं शेर बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि अब ये जो हालात है, हाथ आंखों पे रख लेने से खतरा नहीं जाता, दीवार से भूचाल को, तूफान को रोका नहीं जाता, फरमान से पेड़ों पर कभी फल नहीं लगते, तलवार से मौसम कोई बदला नहीं जाता। तो ये जो मौसम बदलना है कोरोना को, आपको उसको सख्त मेहनत से उसका मुकाबला करना है। ये हालात को बदलना है, ये मौसम बदलने वाला नहीं है। इसके लिए आपकी मेहनत ही आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स को इस मामले में ज्यादा नहीं समझता है। एक तो टीचर और बच्चा, ये दोनों का कांटेक्ट जरूरी है। अरे आप तो खुशकिस्मत है कि आपको नेट की सहूलत है, ये इतने जो जदीद वसाइल है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहूलत आपके पास में, अगर इसका आप सही इस्तेमाल कर रहे तो आपकी तरक्की को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कोरोना क्या चीज? बराबर। ये जदीद वसाइल का इस्तेमाल कीजिए। घर बैठे, जैसा कि वही शेर का एक शेर है कि दरिया के किनारे तो पहुंच जाते हैं प्यासे, प्यासों के घरों तक कोई दरिया नहीं जाता। बराबर। तो ये दरिया आपके घर तक बह के आ रहा है स्ट्रीम एजुकेशन के जरिए। इससे आपको फैज़ उठाना है, फायदा उठाना है। बराबर। क्योंकि अगर हार्ड वर्क करोगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगा। ये बहुत अच्छी तरह से आपने इस मैसेज जो है बच्चों को दिया है। सर, आप ये प्रोग्राम में आके ये 10वीं कक्षा की जो उर्दू लैंग्वेज जो है, क्योंकि लैंग्वेज जो है उसमें ग्रामर बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों ने अगर किया तो गलती कहीं पे भी नहीं हो सकती है। इसलिए आउट ऑफ मार्क्स भी बच्चे ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को जानकारी दी है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न अपनी डिटेल बताए हैं, और इसी तरह से अगर बच्चे ने पढ़ाई की तो मुझे लगता है कि उर्दू सब्जेक्ट में अभी जब जो भी बच्चे आपका वीडियो देखेंगे तो उर्दू सब्जेक्ट में बिल्कुल ही अव्वल दर्जे से पास हो जाएंगे, ऐसे मुझे लगता है। आप यहाँ पे आके बच्चों को जो भी कुछ गाइडेंस दिया है उसके लिए सर एजुस्ट्रीम की ओर के आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। एक और मैसेज है मैडम बच्चों के लिए। बोलिए सर। एक कॉल है जिसको हम कहते हैं कि जिंदगी मुस्तलसल इम्तिहान है, यहाँ बार बार गिरने के बाद भी उड़ जाने का नाम कामयाबी है। और आखिरी में बच्चों को मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर पे अपना खत्म करूंगा। हाँ। कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इश्क यानी तकलीफ मुसीबत जिंदगी के। हाँ। तकलीफ, इश्क बोले तो जिंदगी की तकलीफ, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बेस्ट ऑफ लक। के लिए आप जा रहे हैं, मेरी तरफ से बेस्ट लक। अच्छा पेपर लिखे, अच्छे रहे, सेहत का ख्याल रखे, मास्क पहने, डिस्टेंसिंग रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का फासला रख के इम्तिहान की तैयारी करें। इन कलमात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू।
आत्ताच आपल्याला वाहिद इमाम सरांनी जे काही मार्गदर्शन केलेलं आहे की उर्दू या विषयाच्या अनुषंगाने त्याचा क्वेश्चन पेपर पॅटर्न असेल किंवा त्याची ओरल एक्झाम कशा पद्धतीने घेतली जाणार आहे, असे याचं डिटेल मार्गदर्शन सरांनी आज आपल्याला इथे केलेलं आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ जो आहे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत आपण पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा की जेणेकरून ज्या विद्यार्थ्यांनी उर्दू हा विषय घेतलेला आहे, या उर्दू विषयाची जर कुठे भीती मनात राहिली असेल तर ती निश्चितच यामुळे दूर होणार आहे. पुढील भागात आपण पुढे नवीन विषयांसह भेटूया. तोपर्यंत मित्रांनो, धन्यवाद.